In this video, I am going to provide you GPAT 2020 question paper state C solution with full explanation from question number 1 to question number 5. So the first question is, an excipient Ludipris is used for liquid dosage form is a co-processed excipient of option 1 is lactose monohydrates plus choledone 30 plus choledone Cl. Option 2 lactose monohydrate plus choledone 30. Option 3 is dextrose monohydrate and choledone 30. ऑप्शन 4 इज डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट प्लस कोलेडोन 30 प्लस कोलेडोन Cl. एक्सिपिएंट क्या होता है? किसी भी मेडिसिन में दो पार्ट्स होते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट. जो इनएक्टिव पार्ट होता है मेडिसिन का वो एक्सिपिएंट कहलाता है. तो लूडीप्रेस एक तरह का एक्सिपिएंट है जो कि लिक्विड डिशेस फॉर्म में यूज़ किया जाता है. एक्चुअली में ये को प्रोसेस्ड एक्सिपिएंट है. तो को प्रोसेस्ड एक्सिपिएंट क्या होता है? जब दो या दो से अधिक एक्सिपिएंट्स को कंबाइन करके नया एक्सिपिएंट बनाया जाता है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है, तो वो को प्रोसेस्ड एक्सिपिएंट कहलाता है. को प्रोसेस्ड एक्सिपिएंट की खासियत ये होती है कि वो मल्टी फंक्शन शो करता है, कई तरह के फंक्शन एक साथ शो करता है. जैसे कि लूडीप्रेस. लूडीप्रेस 3 तरह के एक्सिपिएंट्स का कॉम्बिनेशन है, लैक्टोज मोनोहाइड्रेट, कोलेडोन 30 और कोलेडोन Cl. तो ये तीनों तरह के एक्सिपिएंट के कॉम्बिनेशन के कारण 3 तरह की फंक्शनैलिटी शो करता है. एक तो ये फिलर का भी काम करता है, बाइंडर का भी काम करता है और डिसइंटीग्रेंट का भी काम करता है. तो सो द राइट आंसर इज लैक्टोज मोनोहाइड्रेट कोलेडोन 30 प्लस कोलेडोन Cl फर्स्ट. ठीक है. उसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन था उसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे भी लिखा है, और ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली पूछा गया है लैकमेन और लिबरमैन की इंडस्ट्रियल फार्मेसी की बुक है, उससे पूछा गया है. उसके चैप्टर फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स इन पॉलीमर से आया है क्वेश्चन, और उसमें पेज नंबर 387 है. पेज नंबर 387 में ये एक टेबल था, वहीं से डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया है. आप देख सकते हैं, उसका मैंने इमेज अपलोड कर दिया है इसमें. तो उसी तरह के जो बाकी ट्रेड नेम्स है बाकी को प्रोसेस्ड एक्सिपिएंट के, वो आप याद कर लीजिएगा. ये सारे आप याद कर लीजिएगा क्योंकि अगर किस्मत अच्छी रही तो इस साल भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा इस टेबल को. सेकंड है वॉयलिन गट इज ऑब्टेन फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ कैमल, शिप, कैट, हॉर्स. तो वॉयलिन गट क्या होता है? एक्चुअली में वॉयलिन गट को कैटल गट भी कहा जाता है या कैट गट कहा जाता है. तो ये प्राप्त होता है इंटेस्टाइन ऑफ शिप से, शिप के इंटेस्टाइन से प्राप्त होता है. तो आंसर नंबर 2 इज राइट. और ये एक तरह का सर्जिकल गट सूचर्स भी इसी से बनते हैं. तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो कैटगट है वो एब्जॉर्बेबल सूचर है, यानी कि ऐसे टाँके अपने आप बॉडी के अंदर अगर ये टाँके लगे तो अपने आप ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में. सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज, as per European Pharmacopoeia, technical guide substance is stored at 25 degrees Celsius for 24 hours at 80% RH, RH यानी relative humidity, called very hygroscopic when increase in weight is greater than 0.2% weight by weight and less than 2% weight by weight. पहला ऑप्शन है. दूसरा है greater than or equal to 0.2% weight by weight and less than 15% weight by weight. थर्ड ऑप्शन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.2% वेट बाय वेट एंड लेस देन 20% वेट बाय वेट. फोर्थ ऑप्शन है लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 15% वेट बाय वेट. तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली आया है उसी बुक से, इंडस्ट्रियल फार्मेसी की, क्लेबरमैन लेकमिन की. और इस बुक में देखिए ये वाला लाइन, द यूरोपियन फार्माकोपिया टेक्निकल गाइड हैज़ क्लासिफाइड द डिग्री ऑफ हाइग्रोस्कोपिसिटी. हाइग्रोस्कोपिसिटी क्या है? वातावरण से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने की क्षमता किसी भी सब्सटेंस की, कितनी ज़्यादा तेज़ी से वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है उसके हिसाब से हाइग्रोस्कोपिसिटी डिसाइड की जाती है. तो इसको 4 क्लासेस में बांटा गया है बेस्ड ऑन द स्टैटिक मेथड आफ्टर स्टोरेज एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स एट 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी. मतलब किसी सब्सटेंस को अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर 24 घंटे के लिए 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में स्टोर किया जाए तो देखिए क्या क्या कंडीशन है. अगर वो सब्सटेंस स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक होगा तो उसके वेट में इंक्रीज कितना होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.2% वेट बाय वेट या लेस देन 2% वेट बाय वेट. अगर वो हाइग्रोस्कोपिक है
तो उसके वेट में इंक्रीज कितना होगा, लेस देन और इक्वल टू 0.2% वेट बाय वेट या लेस देन 15% वेट बाय वेट। अगर वो सब्सटेंस वेरी हाइग्रोस्कोपिक है तो उसके वेट में इंक्रीज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15% वेट बाय वेट होगा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 15% वेट बाय वेट। ठीक है, देखिए टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, ये पेज नंबर 240 में आप जाके देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल फार्मेसी की बुक में डायरेक्टली क्वेश्चन आया है, किसी तरह से यहाँ पे घुमाया नहीं गया है। हो सकता है कि ये जो नंबर्स देख के आप ये सोचे कि ये न्यूमेरिकल है, लेकिन एक्चुअली में ये न्यूमेरिकल नहीं था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था लाइन बाय लाइन। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जीपेट पे, बहुत आसान रहता है, ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज सिक टेस्ट टॉक्सिन इज अ स्टेराइल फिल्ट्रेट फ्रॉम अ कल्चर ऑफ। तो सिक टेस्ट होता है स्किक टेस्ट। स्किक टेस्ट किसी भी पर्सन में बैक्टीरिया के प्रति ससेप्टिबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए सिक टेस्ट किया जाता है। ये डेवलप किया गया था 1930 में। और देखिए, डिटरमाइन वेदर और नॉट अ पर्सन इज ससेप्टेबल टू डिप्थीरिया। इट वाज नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर बेला स्किक। बेला स्किक इन्होंने इसको इन्वेंट किया था, एक हंगेरियन बॉर्न अमेरिकन पीडियाट्रिशियन थी। एंड इस टेस्ट में क्या होता है, एक केमिकल का यूज़ करते हैं जो कि क्लॉस्ट्रीडियम, इस टेस्ट में केमिकल का यूज़ करते हैं जो कि कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेराई से लिया जाता है, क्योंकि डिप्थीरिया का टेस्ट है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेराई से केमिकल मिला, स्टेराइल केमिकल, स्टेराइल फिल्ट्रेट, उसको पर्सन के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है बहुत ही कम मात्रा में, और फिर चेक किया जाता है कि पर्सन के शरीर में क्लॉस्ट्रीडियम कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेराई के लिए एंटीबॉडीज डेवलप हुए या नहीं। अगर डेवलप हो चुके हैं, यानी वो रेजिस्टेंट है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेराई के लिए, तो फिर उसमें इस बीमारी के लक्षण नहीं दिखेंगे। और अगर पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज नहीं है तो उस पर्सन के शरीर में कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेराई के इन्फेक्शन से होने वाले जो लक्षण हैं वो दिखेंगे उस जगह पे जहाँ पे वो केमिकल इंजेक्ट किया गया है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में है तो जो सिम्टम्स हैं वो छोटे होंगे, बहुत कम होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन कैप्सूल मेकिंग ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द gelatin. So question number 5 है, in capsule making a bloom strength of gelatin is proportional to molecular weight of gelatin and is a measure of the first cohesive strength of the cross linking that occurs between gelatin molecule, adhesive strength of gelatin with the polymers, cohesive strength of the solvent molecule and adhesive strength of the gelatin dipping pins. तो देखिए, ये क्वेश्चन भी इंडस्ट्रियल फार्मेसी का ही है और ये है फार्मास्यूटिकल एक्सिपेंट एंड पॉलीमर वाले चैप्टर से। तो ये पॉलीमर का ही क्वेश्चन है, जिलेटिन एक तरह का पॉलीमर है ना। तो उसी में से क्वेश्चन आया है। तो ब्लूम स्ट्रेंथ क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की रिजिडिटी का मेजरमेंट है, कठोरता का मेजरमेंट होता है। तो ऑफ कोर्स आंसर इज कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्रॉस लिंकिंग दैट अकर्स बिटवीन जिलेटिन molecule. Cross linking, so we can say Bloom strength is a measure of cohesive strength of the cross linking that occurs between gelatin molecules. क्योंकि आफ्टर ऑल वो ब्लूम स्ट्रेंथ अगर डायरेक्टली कहें तो जिलेटिन मॉलिक्यूल की रिजिडिटी को मेजर करता है। So this is the end of the video and here is a quote. The real value of setting and achieving goals lies not in the reward you receive but in the person you become as a result of reaching your goals. तो अपने मंजिल को पाना अपनी जगह है, लेकिन उस मंजिल को पाने का जो रास्ता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप धीरे धीरे देखेंगे कि जैसे जैसे आप जैसे जीपेट का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जीपेट के प्रिपरेशन जब आपने शुरू किया था तो आपको कुछ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़े तो आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, और एट द एंड जब आप जीपेट क्लियर कर लेंगे तब आप देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी में क्या क्या सुधार हुए और वही आपकी असली जीत होगी।